जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। साथियों, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चला रहे हैं, ये वन लाइनर की जो सीरीज है, ये रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है। उसकी कड़ी में आज ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसके तहत हम लोग देखा जाए तो हम लोग फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है उसमें हम लोग डील कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट के कुछ प्रोविजंस को हमने डील कर लिया है। लेकिन आज हम लोग डील करेंगे, कुछ डॉक्ट्रिन से शुरुआत करेंगे, फिर फंडामेंटल जो राइट है उसके कुछ प्रोविजंस को डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। वन लाइनर का जो सेशन निश्चित रूप से रिवीजन का सेशन है। आप चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे, आप कह सकते हैं सारे एग्जाम का फंडामेंटल राइट है। संविधान को आप ये कह सकते हो कि बिना संविधान के किसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, संविधान का सामना आपको जरूर होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की क्लास है, देखिए सबसे पहले आज हम सिद्धांत से शुरू करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा जो पहला सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से आच्छादन का मतलब आप देखिए सीधे, अगर आप आच्छादन शब्द को आप गौर करिए तो इसमें कहीं ना कहीं छादन अर्थात छाया से संबंधित कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि बेसिकली मोटा मोटी मैं आपको यह समझाऊं, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत अगर कोई भी विधि ऐसी बनती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को क्या करती है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, और क्या, और ये संविधान बनने से पहले बनी है, तो कहा जाता है उसके ऊपर एक छाया पड़ जाए, एक शैडो डाल देना, उसी को बोला जाता है आच्छादन का सिद्धांत। ये कहां दिया हुआ है? तो ये हमारे अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्लॉज 1 में दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं, फिर और अच्छे से आप लोग को क्लियर करते हैं। अगर मैं आच्छादन के सिद्धांत के बारे में बात करूंगा, आच्छादन का सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 में ये आधारित है। संविधान पूर्ण विधियां, कह रहा संविधान पूर्व विधियां, संविधान बनने के पहले की विधियां संविधान लागू होने पर, क्या कह रहा है, संविधान लागू होने पर मात्रा तक, क्या कह रहा है, उस मात्रा तक अवैध होगी। किस मात्रा तक? अभी उसको समझाएंगे। जिस तक वे मूल अधिकारों के असंगत हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऐसा विधि, ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो संविधान बनने के पहले बना और वो क्या कह रहा, मूल अधिकारों के असंगत हैं, तो वो क्या होंगी, वो मतलब मूल अधिकारों के अगर संगत हैं तो कहा जाएगा कि उसको अवैध मानेंगे। लेकिन किस मात्रा तक माने जाएंगे? जिस मात्रा तक वो क्या कर रहा है, वो मूल अधिकारों के असंगत है। ठीक है, ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के कारण मृत पाए हो जाती हैं। अर्थात मूल अधिकार उस पर क्या करते हैं, छा जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी विधि है, मान एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में ऐसा ये कहा जाता है, मान लीजिए एक नियम बना दिया गया, नियम ये बना दिया गया कि भाई देखिए 1 ओवर में 10 बॉल होंगी। ये कब? ये संविधान बनने के पहले बना। लेकिन जब संविधान बना तो ये महसूस हुई कि यार क्रिकेट में 10 बॉल यार बड़ा लंबा गेम हो जाता है, आओ इसको कम कर देते हैं, 6 बॉल कर देते हैं। ठीक है, तो 6 बॉल करने की व्यवस्था की गई। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि ये जो लॉ था हमारा, कौन सा लॉ था, ये जो हमारा जो क्रिकेट वाला जो हमने वो बताया, एग्जांपल बताया, 10 बॉलों जो एग्जांपल बताया, कहीं ना कहीं क्या वो वायलेट कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट को। देखा जाए अगर हम उस 10 बॉल वाले को अगर हम लागू करते हैं 6 पे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उल्लंघन तो कर रहा है ना। तो कह रहा है एक काम करते हैं, जो उसकी जो 4 बॉलें हैं, जो 10 में से जो 4 बॉलें हैं उस पर हम शैडो डाल देते हैं। शैडो डालने का मतलब यह हुआ कि वो 4 बॉलें जो है वो मृत पाए रहेंगी और बाकी जो 6 बॉल हैं वो जैसे पहले थी वैसे ही अब लागू होंगी। कहने का मतलब यह है कि जो फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट में बनी हुई ऐसी विधि और संविधान निर्माण से पहले बनी हुई वैसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों को किसी न किसी प्रकार से उल्लंघन करती हैं, तो उस मात्रा तक उसको अवैध माना जाएगा जिस मात्रा तक वो क्या, हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत। असंगत का मतलब क्या हुआ, यार हमारे संगत के तुम नहीं हो। ठीक है, मतलब हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, आप दूसरे संगत के हो, हम दूसरे संगत के हो। जब असंगत है तो क्या होगा, उस पर एक शैडो पड़ जाए, या तो उससे दूरी बना लो या तो उस पर क्या शैडो डाल दो कि चले यार इससे बात ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? आई होप कि आपको मेरे समझाने का जो वो है अभिप्राय है वो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है,
तो देखिए आच्छादन का सिद्धांत के जैसे कि मैंने बताया ये अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 में है, संविधान पूर्व विधियां, ध्यान देना होगा। आच्छादन का सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो संविधान के पूर्व के बात की करेंगे। संविधान पूर्व विधियां, संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी। आप सारे कानून को आप अवैध नहीं मानोगे, आप केवल उस मात्रा को अवैध मानोगे जो असंगत है। आई बात समझ में? तो ये हमारा है आच्छादन का सिद्धांत। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब वहां पे दे दूंगा, ठीक है? या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। हमारे जो ये नंबर प्लेट जो शो कर रहा है आपको, इस पे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। वहां आप अपने डाउट्स को पूछिए, वहां पे मैं आपको वॉइस क्लिप में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। आच्छादन के सिद्धांत में हम देखते हैं कुछ केस लॉ को देख लेते हैं। अगर मैं केस लॉ के बारे में बताऊं तो देखिए पहला केस हमारा क्या है, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है? भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस 1955 का था। इस मामले में क्या हुआ था, इसमें कह रहा है कि इसमें आच्छादन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकता है। आप आजादी से पहले हो सकता है ये नियम होगा कि आपको मूल अधिकार अगर मान लीजिए दिए गए हैं तो आप उसको त्याग दीजिए, लेकिन क्या आजादी के बाद आप ये कहिए कि भैया हमको मूल अधिकार नहीं चाहिए, हम नहीं, हमको जो मन करेगा वो करेंगे? नहीं, आप मूल अधिकार को नहीं त्याग सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ये हमारा क्या, ये हमारा भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के केस में कहा गया था, जिसमें कि आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, ठीक है? क्लियर हुआ? इसके में एक और केस था, बहराम खुर्शीद का केस था, बनाम बॉम्बे राज का केस था 1955 में, उसमें भी ये मामला आया था। कौन सा? आच्छादन के सिद्धांत का मामला आया था। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत मतलब क्या होता है, जैसे कि पृथक मतलब क्या कर देना, अलग कर देना। पृथक्करण का सिद्धांत आपको समझ में आ रहा होगा, किसी चीज को हम पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो क्यों इसका नाम रखा गया है पृथक्करण का सिद्धांत? देखिए पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ मान लीजिए है जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अधिकार बना कानून बना और वो हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो जितना मूल अधिकार हमारा उल्लंघन कर रहा है आप उसको, मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा क्या है, पोटैटो, आलू, ठीक है, आलू है। अब पृथक्करण का सिद्धांत मैं समझा रहा हूं, आलू है। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट से आलू खरीद के ले आते हैं और आलू को जैसे सब्जी बनाने के लिए काटना शुरू करते हैं, और जब काटना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार ये आलू थोड़ा सा खराब है, ठीक है, आलू थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा खराब है। तो आप सोचते हो कि यार क्यों नहीं इस आलू को निकाल के हम अलग कर दें, इस आलू को हम निकाल के अलग कर दें ताकि जो बचा हुआ जो आलू है वो हमारे इस्तेमाल हो जाए। आप ये सोचते हैं, और जैसा हम लोग करते भी हैं, भारत देश के नागरिक हम लोग ये सब चीजें करते भी हैं कि मतलब जो भी खराब पार्ट है उसको निकाल के बाकी हम यूज कर लेते हैं। तो क्या अगर हम इसको पार्ट को निकाल दिए, ठीक है, तो पृथक्करण सिद्धांत हो गया, मतलब हमको ये पूरे आलू को फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि आप इस पार्ट को निकाले, उसके बाद स्मेल करके देखे आलू को, यार अभी यार महक है, मतलब अलग आलू पूरा अंदर से खराब हो गया, भले दाग इतना दिख रहा है लेकिन ये पूरा अंदर से खराब हो गया, फिर आप क्या करते हो, पूरे आलू को ही फेंक देते हो। वही कॉन्सेप्ट कहता है हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी ऐसा अधिकार जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उस पार्ट को निकालोगे, ठीक है, आप उस पार्ट को निकालोगे, पूरे पार्ट को नहीं निकालोगे, लेकिन उस पार्ट के निकल जाने से अगर पूरा पार्ट प्रभावित होता है तो आप पूरे पार्ट को निकाल दोगे, ठीक है। तो ये हमारा पृथक्करण का सिद्धांत, आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है। पृथक्करणिता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया ना, आलू को क्या बिना सारे आलू को फेंके आप थोड़ा से पार्ट को निकाल सकते हो, तो वही कह रहा है अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। कहने का मतलब यह है जितना पार्ट
जितना पार्ट अवैध होगा आप केवल उसी पार्ट को अवैध घोषित करेंगे, आप पूरे पार्ट को अवैध घोषित नहीं करेंगे। यह हमारा कौन कहता है? पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 के उपखंड 2 के अनुसार, अब यह कहां दिया गया है? आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को कम करती है। यदि ऐसी विधि बनाई जाती है, मान लीजिए सरकार ने ऐसी विधि बना दी, तो क्या हो गया? तो वह मूल अधिकारों से असंगत की सीमा तक क्या होगा? शून्य होगा। मतलब जिस हद तक, जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों के असंगत है, उस सीमा तक उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहता है अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए विधि शब्द के अंतर्गत कोई, ठीक है, विधि शब्द के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां और प्रथाएं सम्मिलित है। मतलब कह रहा विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, ये सारी चीजें सम्मिलित है। ठीक है, क्लियर हुआ? पृथक्करण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। इसमें केस था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में संविधान संशोधन को भी विधि के अंतर्गत ला दिया गया था। मतलब कहा जा रहा है कि जो संविधान संशोधन है उसको क्या किया गया? उसको विधि के अंतर्गत ला दिया गया था। फिर इसमें कह रहा है संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत लाने का प्रावधान यह हुआ कि राज्य संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। क्या कह रहा है? कि राज्य जो है संविधान में, मतलब देखिए पहले सरकार क्या करती थी? संविधान संशोधन की, उसके बाद से मूल अधिकार में परिवर्तन करने का ऐसा सोचती थी। ठीक है, तो क्या हुआ इस केस में? ये हुआ कि विधि के अंतर्गत यह प्रभाव लाया गया और क्या हुआ कि राज्य संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। ये कौन से मामले में कहा गया था? ये गोलकनाथ के केस में कहा गया था कि राज्य अगर चाहती हैं कि हम मूल अधिकारों में परिवर्तन करके, मतलब क्या लॉ बना के मूल अधिकारों में हम परिवर्तन कर दें, तो साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे इस केस में क्या कहा गया था? इसमें दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संसद ने, अब क्या हुआ? अब संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया था कि भाई कैसे सुप्रीम कोर्ट हमको मना कर सकती है कि लॉ बनाने के लिए? हम सर्वोसर्वा हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। जब इस चीज का ईगो आ गया सरकार के अंदर, जब गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, तो क्या हुआ? तो संसद को लगा कि भाई ये तो हमारे ईगो की बात हो गई। तो तुरंत संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। फिर उसके बाद आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये कैसे हुआ कि हम कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं और उसका कोई पालन ही कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप संविधान संशोधन कर दे रहे हो। तो तुरंत आया केशवानंद भारती का मामला आया 1973 में, जिसमें क्या कहा गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या विधिमान्य घोषित कर दिया गया। और क्या कहा? गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को क्या किया गया? उलट दिया गया। मतलब इस निर्णय को पलट दिया गया। किसमें? केशवानंद भारती में। ठीक है, संसद ने केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन पारित किया। अब देखिए, अब जब केशवानंद भारती के मामले में जब कुछ निर्णय दिए गए थे, तो उसमें भी सरकार को लग रहा था कि यार इसमें भी बहुत मतलब रीजनिंग क्रिएट कर दिया गया है सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तब क्या किया? तब सरकार ने फिर 42वां संविधान संशोधन लेके आई। 42वां संविधान संशोधन लाके आई, क्योंकि संसद जो है क्या कह रहा है? संसद अपनी संविधान संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं चाहती थी। संसद को यह था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट को हम ही बनाए, कौन होती है कि हमारे संविधान संशोधन की शक्ति को कम कर दे। तो यह सरकार नहीं चाहती थी कि हमारे संविधान संशोधन में किसी भी प्रकार की क्या सीमाएं निर्धारित हों, अतः उन्होंने 42वां संविधान संशोधन लाया। लेकिन फिर आता है मिनर्वा मिल्स का केस। मिनर्वा मिल्स के केस में क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उक्त संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया था? इसमें जो संशोधन जो हुए थे 42वां संविधान, उसको क्या कर दिया? सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। किसमें? मिनर्वा मिल के केस में। ठीक है, ये केस आपको याद रखना। फिर हालांकि वह संसद को क्या कहता? संसद को अस्वीकारते थे और संशोधन शक्ति प्रदान करते थे। मतलब संशोधन की शक्ति क्या करते थे? वो प्राप्त करते। यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा।
अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बात किया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात की। अब हम आते हैं संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं उसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से अधिकार कहां कहां पे दिए गए हैं, ये सारी चीजें तो हम इसको देखते हैं। बेसिकली 7 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार रह गए हैं, तो वो कहां है उसकी लोकेशन एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है समता का अधिकार, जो है हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 18 में मौजूद है। उसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 में है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, वो कहां आता है, वो 23 और 24 में। शोषण का मतलब क्या होता है, आप किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं, आप उसे जबरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। स्वतंत्रता का क्या अधिकार हो गया, हम आजाद भारत में रहते हैं, हमको कहीं भी घूमने की, बोलने की, व्यापार करने की हमको आजादी होनी चाहिए, ये हमारी स्वतंत्रता हो गई। समता का मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आप सेम कैटेगरी के हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या कहते, ठीक है, तो ये हमारा समता हो गया। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये हमारा कहां दिया गया, ये हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दिया गया है। फिर हमारा क्या कहता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हमें अपनी कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने का भी राइट है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा कहां दिया गया है, 29 और 30 में दिया गया है। और हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां दिया है, वो हमारा दिया है अनुच्छेद 32 में दिया है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये निरस्त हो गया, संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया है, ठीक। तो ये हमारा लोकेशन था। अब बात कर लेते हैं समता के अधिकार के बारे में। समता के अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा कहां से कहां तक दिया गया, ये हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में यह उपबंधित किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 वर्ड है, विधि के समक्ष समता, मतलब सभी लोग लॉ के सामने क्या रहेंगे, सभी लोग इक्वल रहेंगे। आप देखते होंगे जो हम कोर्ट में अगर आप विजिट करते होंगे या फिर आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि वहां जो न्याय की जो देवी रहती है उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी रहती हैं। वो किस बात का प्रमाण होता है, वो इस बात का प्रमाण रहता है कि हमारे सामने जो भी आएगा मैं उसको एक बंद आंखों से देखूंगी, वो हमारे समाज क्या रहेगी और हम सभी को समान मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, विधि के समक्ष समता हो गया। फिर क्या कह रहा है, विधियों के समान संरक्षण से के द्वारा राज्य द्वारा क्या वंचित नहीं किया जाता। राज्य चाहे कि हम क्या करें, लॉ बना कि किसी को किसी चीज से वंचित कर दें, किसी को किसी चीज को दे दें, तो ये नहीं किया जा सकता। ये हमारे अनुच्छेद 14 का वायलेशन माना जाएगा, ठीक है, समता का अधिकार को वायलेशन माना जाएगा। फिर हमारा आता है क्या, फिर हमारा आता है अनुच्छेद 14 में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समता, पहला क्या है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, ये 2 शब्द का। अब इसमें जो पहला शब्द है विधि के समक्ष समता, इसका क्या मतलब होता है, ये जो शब्द है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है, विधि के समक्ष समता जो है, ये कहां से ले गया है, ये हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण जो पदावली, ये कहां से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई। बेसिकली 1 लाइनर में यही पूछा जाता है, मतलब एमसीक्यू में अगर आप देखोगे तो ये पूछता है कि ये कहां से लिया गया है, विधि के समक्ष और विधि के क्या है, विधियों के समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है, ठीक। विधि के समक्ष पदावली एक नकारात्मक वाक्य है। अगर पूछा जाए कि ये कैसा वाक्यांश है तो ये आप कहेंगे ये नकारात्मक वाक्य है। तथा देखिए नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, जैसे कह रहा है कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या मतलब कि कोई भी व्यक्ति, जैसे नकारात्मक वाक्य मतलब क्या, आप पूरा देखेंगे तो पूरा फंडामेंटल राइट ही हमारा क्या निगेटिव के बारे में बात करता है, मतलब ये चीजें हमें नहीं करनी, मतलब हमको क्या, आप ये नहीं करेंगे। और हमारा डीपीएसपी पॉजिटिव के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव अप्रोच हो गया हमारा किसमें, डीपीएसपी में, और निगेटिव अप्रोच हमारा किसमें हो गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट में हो गया। तो वही कह रहा है विधि के समक्ष जो पदावली, ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, तथा विधि के समान संरक्षण वाली जो पदावली है ये क्या, वे स्वीकारात्मक वाक्यांश है। मतलब विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण, जो विधि है उसका समान संरक्षण होना चाहिए, वो क्या, वे स्वीकारात्मक, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यह स्वीकारात्मक वाक्यांश है। फिर कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में डायसी द्वारा क्या है, प्रतिपादित
रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन के सिद्धांत को अंगीकृत किया गया था। मतलब जो डायसी थे इन्होंने रूल ऑफ लॉ को दिया था। फिर हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 14 के तहत उपबंध सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वह नागरिक हो या नहीं हो। मतलब कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 का जो प्रोविजन है ये क्या, ये हमारे सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, चाहे वो भारतीय हो या फिर भारतीय नहीं हो। ठीक है, क्या कह रहा हूं, नागरिक हो अथवा नहीं, तथा कृत्रिम तथा प्राकृतिक व्यक्ति पर भी लागू होता है, जैसे कि निगम आदि। ठीक है, जैसे कि आप स्टेट के बारे में अगर आप बात करते हैं, जैसे स्टेट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने स्टेट की परिभाषाओं के बारे में बताया, तो उन सब पर भी क्या ये सारी चीजें लागू होती हैं। फिर संविधान में अनुच्छेद 14 में संबंधित प्रावधान संविधान का आधारभूत ढांचा है। कहा जा रहा है कि जो हमारा अनुच्छेद 14 का जो प्रावधान है, ठीक है, समता का अधिकार, ये क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या, किसका, संविधान का हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर मैं मूल अधिकार के बारे में बात करूं तो मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है, इसके ऊपर क्या जनहित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप कहोगे साहब क्या मूल अधिकार अगर हमको दे दिया गया है तो क्या मतलब मूल अधिकार ऐसा है कि आप इसको कोई भी सरकारी लॉ ला के छीन नहीं सकती हैं, तो क्या आप इसको एब्सोल्यूट मान लोगे? नहीं, फंडामेंटल राइट का एक भी प्रोविजन आपके साथ एब्सोल्यूट नहीं है। सरकारें लॉ बना के इस पे क्या युक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती हैं। कौन? सरकारें, जनहित में, मतलब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या, मान लीजिए आपका घूमना, मान लीजिए अगर मैं प्रयागराज संगम के बारे में बात करूं तो आप मेला घूमना आपका प्रॉपर फंडामेंटल राइट है। मान लीजिए कभी कोई वीआईपी आते हैं, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी आते हैं और आपको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, तो आप क्या कहोगे, हमारा फंडामेंटल राइट हमको घूमना है, वहां पे जाके आतंक मचाओगे? नहीं, वहां पे क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या पब्लिक वेलफेयर में अगर आपको रोका गया है तो ये आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहता है, विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। परिस्थितियां सामान्य हैं, हम जुडिशरी के एग्जाम में बैठे, आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठे, ठीक है, हम जनरल कैटेगरी के, आप जनरल कैटेगरी के, हमारा मार्क्स सेम, आपका मार्क्स सेम, ठीक है, उसके बाद भी सिलेक्शन आपका हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। किस बेसिस पे? आप या तो एक बेसिस, वो तो आप सबको पता है कि एक एज का बेसिस होता है, अगर आप एक समय के लिए उसको भी हटा दें, सारी चीजों में ये है, तो आप क्या कह के मतलब आप सीधे कह दो कि भैया ऐसा है कि आप अच्छे लग रहे हो देखने में, आपको नौकरी दे देते हैं, आपकी शकल जुडिशरी बनने लायक नहीं है, जज बनने लायक नहीं है, आप कहां से नौकरी करोगे? आप नहीं कर सकते हो। अगर परिस्थितियां समान हैं तो आपको समान व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अवसर देना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ व्यवहार उस तरह का मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परिस्थितियां समान है तो। अगर एक डीएम कैटेगरी का व्यक्ति है, उसको अगर एक सुविधाएं मिल रही हैं तो दूसरे डीएम कैटेगरी को क्या आप चपरासी जैसा सलूक नहीं कर सकते हो, उसको भी वही सारी चीजें प्रोटोकॉल वगैरह मिलेंगी। क्या परिस्थितियां समान है तो आप उनके साथ व्यवहार भी समान करोगे। ठीक है, फिर क्या कहता है, अनुच्छेद 14 में समता के सामान्य नियम दिए गए हैं, जबकि 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य नियम के उदाहरण है। अगर देखा जाए तो 14 में जो सामान्य नियम है, बेसिक जो रूल हैं वो दिए गए हैं, लेकिन 15, 16, 17 और 18 है, ये क्या, इसके एक एग्जाम्पल है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ यदि अनुच्छेद 15, 16, 17 का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक घर में 4 लोग का हिस्सा है, ठीक है, और मेन मुखिया है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति का उल्लंघन करते हो तो क्या सबका तो उल्लंघन माना जाएगा? घर तो सबका है, ऐसा तो है नहीं कि आप इनके हिस्से का उल्लंघन करते हैं। अगर 14 का अगर आप जैसे वही कह रहा है कि अनुच्छेद 14 मेन आपका अनुच्छेद यही है। 15, 16, 17, 18 क्या है? उनके बच्चे हैं भाई, उनके प्रॉपर्टी हैं। अगर आप इनका उल्लंघन करते हो तो कहीं ना कहीं 14 का भी तो उल्लंघन होगा। तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 14 का उल्लंघन ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। आपको कोर्ट में ये चीज साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब इनका तो केवल 15, 16 वायलेट हुआ है, 14 तो हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, दोनों तो सब एक ही है ना, सब एक ही, आप कह सकते हो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि हाँ ये हो गया उल्लंघन होगा। फिर कह रहा है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। मतलब जो नेचुरल जो जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय जो है वो अनुच्छेद कहां पे निहित है? वो अनुच्छेद 14 में निहित है। ठीक है, ये हमारा समता का अधिकार के बारे में था। अब मौलिक अधिकार एक नजर में देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कहां था। तो अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा को हमने देखा।
13 हमने मूल अधिकारों से असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां देखा, जैसे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखा, ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत देखा। इसके अलावा और क्या है, फिर आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार में क्या क्या है, अगर मैं 14 के बारे में बात करूंगा तो इसमें क्या कर रहा है, विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है। वहीं 15 के बारे में बात करेंगे तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आप किसी को ये नहीं कह सकते भैया तुम फलाने जाति के हो, तुम इस गली से गुजर गए तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, आप ये नहीं कह सकते हो। मूल वंश, तुम इस वंश के इस वंश के बालक हो, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम इस चीज का इस्तेमाल करो, नहीं। जाति, तुम फलाना जाति को तुम हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकते हो, इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो, दुनिया भर की चीजें। आप जेंडर के हिसाब से आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, प्लेस के आधार पर नहीं कर सकते हो कि यार उस जगह पे जो जन्म लेता है वो समझा जाता है कि मतलब बड़ा उसकी किस्मत फूटी थी तभी वहां पर जन्म लिया है, तो आपके साथ क्या गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। ये सारी चीजें क्या है, ये प्रतिबंधित करती है कौन, हमारा अनुच्छेद 15। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बात करता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर की, जैसे मान लीजिए जॉब्स वगैरह हो गया, तो क्या इसमें भी आपको अवसर की समानता, सबको अवसर मिलेगा, जो एलिजिबल रहेगा सबको मिलेगा। अगर 18 प्लस वाले अगर फॉर्म भर सकते हैं, 21 प्लस वाले अगर यूपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं तो सब भरेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति नहीं भर सकता है अगर वो 21 का है तो, ठीक। फिर 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। वहीं 18 हमारा क्या कहता है, उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। क्या आप ये लेके नहीं घूमेंगे कि भाई हमारे यहाँ मतलब ये राजा लोग थे, ऐसा मतलब दुनिया भर की जो उपाधियां जो होती हैं, टाइटल्स जो होते हैं, उसका अंत कर दिया गया, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ अपवाद है, उसको भी आपको बताएंगे। फिर हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा 19 क्या है, वो क्या कहता है, वो हमारा कहता है वाक स्वतंत्रता की अधिकार, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इसमें भी देखा जाएगा तो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 में है। क्लॉज 1 में अगर आपको स्वतंत्रता के बारे में देता है तो क्लॉज 2 में आपको रिस्ट्रिक्शंस बताता है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हमारा 20 क्या कहता है, 20 हमारा कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर मान लीजिए कि कोई अपराध किया है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि कैसे होगा, अगर किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि हो रही है तो उसको कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं, उसके बारे में हमारा 20 कहता है। वहीं 21 हमारा कहता है प्राण एवं दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता, मतलब वो सारी चीजें हमको मिलनी चाहिए, उन सारे स्वतंत्रताओं को हमें प्राप्त होना चाहिए जिससे हमारा प्राण है, जिससे हमारी दैहिक स्वतंत्रता हमारी विद्यमान है। हवा, पानी, जल, वायु, ये सारी चीजें आप कह सकते हो, भोजन, शिक्षा, कई सारी चीजें हो जाएंगी। तो 21 हमारा बहुत ब्रॉड लेवल पे है, ठीक है। आने वाले समय एक केस लॉ के माध्यम से काफी चीजों को देखने वाले हैं। फिर हमारा 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी की मान लीजिए गिरफ्तारी होती है तो भाई उसका जानने का अधिकार है कि नहीं कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, उसको कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का उसका अधिकार है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें कहां है, ये सारी चीजें हमारे क्या 22 में है, ये सब का दिया गया है। फिर हमारा क्या था, फिर हमारा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते। तो जिसमें जो 23 हमारा क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार से संबंधित, जैसे मानव है, मानव के दुर्व्यापार, आप इंसाने को उठा के बेच दे रहे हो कि चलो यार ले जाओ तुम का खरीद लो, जो काम कराना वो काम कराओ। बलात्कार का प्रतिषेध, छोटे छोटे बच्चों से आप काम करा रहे हो जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, तो ये सब का कौन निषेध करता है, ये हमारा 23 करता है। फिर हमारा 24 क्या करता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मान लीजिए कारखाने हैं, बड़े बड़े खतरनाक कारखाने, पटाखे के कारखाने हैं, तो वहां पे आप छोटे छोटे बच्चों से काम ले रहे हो, तो इस चीज का क्या करता है, इस चीज का प्रतिषेध करता है कौन, हमारा अनुच्छेद 24 करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, धर्म की स्वतंत्रता हमारी आती है। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अगर देखेंगे तो 25 से लेकर 28 तक हमारा टोटल है। जो हमारा 25 है वो क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि हमको अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, हमको क्या करना है और हमको उसके आचरण का मानने का, मतलब ये सारी चीजें हमारे 25 में दी गई हैं। और 26 में अगर बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अगर हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रबंध की भी हमें स्वतंत्रता प्रदान है। फिर 27 में क्या कहता है, यदि विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है, उसकी हमको क्या स्वतंत्रता मिली है, क्या नहीं मिली है, किसकी, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, हमारे किसको, हमारे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारा कहां दिया गया है, 27 में दिया गया है। फिर हमारा आता है 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है धर्म की स्वतंत्रता से लेकर, इसको हम लोग पढ़ेंगे 28 में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उनके हितों का हम संरक्षण कैसे करेंगे, उनकी भी कुछ चीजें होती हैं जिसको प्रोटेक्ट करना हमारे संविधान का कर्तव्य है, जो कि हमारा करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर 30 में हम बात करेंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, वो अपना शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। एवं क्या कह रहा है, प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है, ये सारी शिक्षा संस्थाओं में। फिर हमारा 31 के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिलीटेड है। फिर कुछ विधियों की व्यावृत्ति के बारे में 31 क हम देखेंगे। 31 क में क्या है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध, ठीक है, करने के लिए विधियां, आप संपदाओं का कैसे अर्जन करोगे उसके बारे में क्या लॉ बने हैं। फिर 31 ख पे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसमें कहा जाएगा कि कुछ अधिनियमों और विनियमों अनुच्छेद का विधिमान्यकरण। फिर क्या कहता है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, इसके अलावा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली, ये दोनों रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हम 31 ख में पढ़ने वाले हैं। 31 सी के बारे में बताएंगे, तो ये भी हमारा डिलीटेड है। ये एक एक चीज को हम अच्छे से डील करने वाले हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताएंगे, तो क्या इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 क के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारा डिलीटेड है, ठीक है। 32 में हमारा देखिए 5 प्रकार के रिट वगैरह हैं, वो सारी चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं। फिर हमारा 33 आता है। 33 में क्या है, इस भाग द्वारा क्या कह रहा है, अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति क्या होगी। फिर 34 में किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, मतलब अगर कहीं मार्शल लॉ वगैरह के बारे में बात होती है, तब इस भाग द्वारा प्राप्त अधिकारों पर निर्बंधन, ठीक है। फिर 35 क्या कहता है, इन भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब कौन कौन से वो सारी चीजें हैं। तो साथियों ये हमारा क्या था, ये हमारा रिवीजन सेशन, वन लाइनर सेशन हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में था। अभी इसमें काफी और चीजें बची, आप समझ लीजिए फंडामेंटल राइट का जो केवल समता का अधिकार है, मुझे लगता है वो पढ़ने मुझे लगता है 2-2.5 दिन लग जाएंगे। तो एक एक करके हम अच्छे से उसको डील करने वाले हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक केस लॉ के माध्यम से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे क्लास में इतना ही था वन लाइनर की सेशन में। मिलते हैं आपसे किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।